Hello everyone, so my name is Anubhav. I am currently pursuing my master's degree in pharmacology and toxicology from नाइपर मोहाली। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में, जिसमें पहले मैं आपको कैंसर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम एंटी कैंसर ड्रग्स पे मूव ऑन करेंगे। सो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक प्रोग्रेसिव एंड परसिस्टेंट डिजीज होती है जिसमें हमारी सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन में जाती है। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होगा? डिवीजन में। और लंग कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है मैन में वर्ल्ड वाइड, और ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में। और BRCA1 BRCA2 ये दो जीन हैं जो कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें म्यूटेशन होती है। तो हमारे कैंसर होते हैं दो टाइप के, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कि स्लोली ग्रो करता है और डिस्टिंक्ट बॉर्डर होती है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे बिनाइन ट्यूमर है आपका, तो वो आपका पर्टिकुलरली ऐसे टिश्यू में ऐसे ग्रो होगा, उसके पास डिस्टिंक्ट बॉर्डर होगी। ये आपको दिख रहा है ना, डिस्टिंक्ट बॉर्डर, डिस्टिंक्ट बॉर्डर। और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे ग्रो करेगा? ऐसे, इसके पास कोई डिस्टिंक्ट बॉर्डर नहीं होगी। कई बार ये यहाँ भी ग्रो कर जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये नो डिस्टिंक्ट बॉर्डर। ये है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा? इन्वेजिवनेस मतलब सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड करेगा। ये बगल के टिश्यूज में, जो इसके आसपास के टिश्यूज होंगे उधर भी जाके इन्वेड करेगा ये। और जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है उसमें इन्वेजिवनेस नहीं होगी, नो इन्वेजिवनेस। और एक और फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट के लिए, बिनाइन ट्यूमर में और क्या होगा? ये बिनाइन है ऊपर, ये नीचे हो गया मैलिग्नेंट। और मेटास्टेसिस, अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है, तो मेटास्टेसिस ये प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो कैंसर टिश्यू है वो क्या स्प्रेड करता है? अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे मान लो आपको पेनक्रियास का कैंसर हुआ है, तो वो आपके लीवर में जाके स्प्रेड हो रहा है। कैंसर टिश्यू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती बिनाइन में, और इसमें मेटास्टेसिस होती है। इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये स्प्रेड हो सकता है अदर पार्ट्स में। जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है आपका, तो आपको वो सेल स्प्रेड करके लीवर में भी जा सकते हैं और लंग्स में भी जा सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। और एक और चीज़ कि कैंसर होता क्यों है। आपको पता होगा कि दो टाइप के जीन होते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटोऑन्कोजीन एंड एंटीऑन्कोजीन्स। इन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंसर की डेवलपमेंट में, क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। प्रोटो मतलब क्या होता है? जहाँ भी प्रोटो लिखा हो मतलब इनएक्टिव, है ना। तो अगर मान लो किसी वजह से कोई भी म्यूटेशन हुई इनमें, प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशंस क्यों होती है? जैसे मान लो आपकी फूड हैबिट, मान लो आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खा रहे हो, कार्सिनोजेंस, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें कार्सिनोजेंस में आती हैं, बेंजीन एंड और बहुत सारे केमिकल्स, है ना। आपके फूड में कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, और भी या जेनेटिक रीजन है, मान लो आपके घर में किसी को है कोई कैंसर, है ना, तो जेनेटिक रीजन की वजह से, मतलब डिफरेंट रीजन की वजह से म्यूटेशन हो सकती है प्रोटोऑन्कोजीन्स में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑन्कोजीन्स में। फिर ये ऑन्कोजीन्स क्या है? एक्टिव जीन्स है। ये प्रोटोऑन्कोजीन्स अब तक इनएक्टिव थे, अब ये एक्टिव हो गए, तो ये प्रोड्यूस बनाएंगे ये ऑन्कोप्रोटीन। ऑन्कोप्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं, जैसे नॉर्मली आपके प्रोटीन क्या होते हैं? एक लिमिटेड टाइम के लिए डिवीजन करते हैं, इन पे कंट्रोल नहीं रहता हमारी सेल्स का, ये अनकंट्रोल खो देती है हमारी सेल, तो ये अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं, है ना। तो वो होते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स। एंटी ऑन्कोजीन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है P53। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक और चीज़ से नाम से जानते हैं,
मोलिकुलर पुलिसमैन, P53 को, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, गार्डियन ऑफ जीनोम। इसे हम गार्डियन ऑफ जीनोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीनोम की सुरक्षा करता है। वो कैसे करता है? ये डीएनए को रिपेयर करता है। मान लो आपका डीएनए किसी तरह से टूट जाए या फिर कोई डीएनए में दिक्कत आए, तो वो डीएनए रिपेयर करता है और सेल साइकिल अरेस्ट करवाता है। सेल साइकिल अरेस्ट का मतलब क्या होगा? जब सेल डिवीजन होगी तो ये सेल साइकिल को सही समय पे स्टॉप करेगा। अगर सेल साइकिल सही समय पे स्टॉप नहीं होगी तो क्या होगा? सेल साइकिल होती रहेगी और आपको कैंसर हो जाएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको याद रखना है। P53 मोलिकुलर पुलिसमैन, गार्डियन ऑफ जीनोम, और ये क्रोमोजोम नंबर 17 पे लोकेटेड होता है। इतना नहीं भी याद करोगे तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पर आपको ये नाम जरूर याद रख लेना। P53 एंटी ओन्कोजीन है, जिसे हम मोलिकुलर पुलिसमैन एंड गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं। क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे जो फैंसी वर्ड होते हैं ये एग्जामिनर को पसंद आते हैं, तो वो आपको एग्जाम में दे सकता है ये चीज़, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ कैंसर यहाँ पे है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? स्किन या टिश्यू लाइनिंग का कैंसर। स्किन और टिश्यू लाइनिंग का कैंसर, स्किन या टिश्यू लाइनिंग का कैंसर, या आप कह लो एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल सेल का कैंसर। और सार्कोमा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल, ब्लड वेसल, कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज का कैंसर होता है। और ये क्वेश्चन 2024 में आ भी चुका है, जीपैट 2024 में, ठीक है। ल्यूकीमिया किस चीज़ का कैंसर होता है? ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर होता है, जैसे WBC का कैंसर। और मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। आपने सुना है ना ब्लड कैंसर, तो आपको ये भी सोचते होंगे कि ब्लड कैंसर हमेशा उसमें क्यों होता है, WBCs में, RBCs एंड प्लेटलेट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिवीज़न, मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न। और डिवीज़न के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर सकती। तो हमारा जो RBC होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इन्यूक्लिएटेड सेल जो होती हैं हमारी, लाइक RBC, इन्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, लाइक RBC कैन नॉट, मतलब इनमें कैंसर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और प्लेटलेट में भी कैंसर नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता, और प्लेटलेट इज जस्ट अ सेल फ्रेगमेंट, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसलिए प्लेटलेट में भी कैंसर नहीं होता। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कार्डियक सेल एंड न्यूरॉन्स में भी कैंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इनमें कैंसर? क्योंकि ये डिवीज़न के अंदर नहीं जाती। आपका कार्डियक टिश्यू एंड न्यूरॉन डिवीज़न में नहीं जाता। पर आपने सुना होगा कि ब्रेन कैंसर के बारे में। तो ब्रेन कैंसर किस चीज़ का कैंसर है? एक्चुअली ब्रेन कैंसर ग्लायोमा कहते हैं जिसे हम, ये होता है ग्लायल सेल का कैंसर। ग्लायल सेल क्या होती है? हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक तो न्यूरोनल सेल हो गई और सपोर्टिव सेल होती हैं, और जिन्हें हम कहते हैं ग्लायल सेल। तो ग्लायल सेल क्या है? नॉन न्यूरोनल सेल इन CNS। तो इनका कैंसर हो सकता है क्योंकि ये डिवीज़न में जाती हैं, पर कभी भी न्यूरॉन में कैंसर नहीं होगा। आपके जो ब्रेन कैंसर होगा वो आपके ग्लायल सेल में होगा, जो कि नॉन न्यूरोनल होती है नेचर में, ठीक है। ये आपको बताते हैं। लिम्फोमा होता है कैंसर इम्यून सिस्टम में होता है। CNS कैंसर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। कोज ऑफ कैंसर आर हेयर, दीज आर द बोन मैरो स्पेरिंग ड्रग। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जब आपको एंटी कैंसर के बारे में बताऊंगा। तो शॉर्ट में बेसिकली ये है कि ऑलमोस्ट सारे एंटी कैंसर ड्रग बोन मैरो सप्रेशन कोज करते हैं, ऑलमोस्ट सारे। साइटोटॉक्सिक ड्रग जो आप देखोगे वो बोन मैरो सप्रेशन कोज करेंगे, पर ये 3 जो ड्रग हैं ये बोन मैरो सप्रेशन कोज नहीं करते। तो ये आप ये याद रख सकते हो, ये तीनों ड्रग विनिग्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन, एल-एस्पार्जिनेज, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, पर ये बोन मैरो सप्रेशन कोज नहीं करते। और ये ब्लियोमाइसिन का क्वेश्चन जीपैट 2013 में आ चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल के बारे में, क्योंकि सेल साइकिल किस तरह से मतलब सेल डिवाइड करती है किस किस फेज में, हम वो पढ़ेंगे। तो लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज। तो सेल साइकिल में सबसे पहला फेज होता है G1, फिर S, फिर G2, फिर M। और इसमें इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है कि इनकी ड्यूरेशन, G1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और M सबसे शॉर्टेस्ट फेज है।
ड्यूरेशन के हिसाब से, है ना, टाइम के हिसाब से, G1 को होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर S को, फिर G2 को, फिर M सबसे जल्दी हो जाता है। M फेज को हम और क्या कहते हैं, डिवीजन फेज, जिसमें माइटोसिस होती है, अपना डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है। और G1S और G2 को मिला के हम कहते हैं, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दो बार 2023 एंड 24 से क्वेश्चन आ चुका है सेल साइकिल के इस फेज से, G1S G2 नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं इन्हें, ठीक है। और इसके अलावा एक और फेज होता है G0, जो कि होता है हमारा रेस्टिंग फेज। M और G1 के बीच में आता है जो रेस्टिंग फेज, वो फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करते। और एस फेज क्या होता है, एस फेज वो फेज होता है जिसमें DNA सिंथेसिस होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 या 2024 में, शायद GPAT 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, तो ये कौन सा है, M फेज। ये GPAT 23 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर यही लिखा हुआ है, G1S G2 M एंड G0 फेज। और हमारी एंटी कैंसर ड्रग दो तरह से काम करती हैं, एक सेल साइकिल स्पेसिफिक, एक सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। सेल साइकिल स्पेसिफिक मतलब जब जो डिवाइडिंग सेल होती है, जब सेल डिवाइड करती हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग उस वक्त एक्ट करती हैं जब सेल अपने डिवाइडिंग फेज में है, G1S G2, ये उस फेज में काम करती है मेनली। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक वो सेल हैं जो डिवाइडिंग सेल में भी एक्ट करेंगी और रेस्टिंग में भी। जब सेल G0 फेज में है तब भी ये काम करेंगी, और G1S G2 में है, M में है, तो भी ये काम करेगी। और सेल साइकिल स्पेसिफिक डिवीजन में मेनली। और G1 फेज में कौन सी ड्रग काम करती है, इटोपोसाइड। ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है, इस साइड ये रही सेल साइकिल स्पेसिफिक, और ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है, ठीक है, जो कि G0 में भी काम करेगी, रेस्टिंग में भी, डिवीजन में भी काम करेगी। अब हमारा G1 में कौन सी काम करती है, G1 में इटोपोसाइड वर्क करती है। S में आपको याद रखना है एंटी मेटाबोलाइट। एस एंटी मेटाबोलाइट क्यों, क्योंकि S में क्या होता है, DNA सिंथेसिस होता है, DNA सिंथेसिस होता है। तो S फेज में कौन सी ड्रग्स काम कर सकती हैं, वो ड्रग जो DNA सिंथेसिस को इनिबिट करेंगी वही काम करेंगी। और एंटी मेटाबोलाइट का काम ही क्या होता है, DNA सिंथेसिस इनिबिट करना। पर इसमें आपको मैं एक एक्सेप्शन भी बता रहा हूँ, क्लेडेराबिन, जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है, पर वो S फेज में काम नहीं करती, वो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। ये जो हमारी क्लेडेराबिन है, ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में आती हैं। तो ये आप एक्सेप्शन याद कर सकते हो, है ना, कि ये एंटी मेटाबोलाइट होने के बावजूद भी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में आती हैं। G2 में आपकी कौन सी आती है, टोपोआइसोमरेज इनिबिटर, है ना, टोपोआइसोमरेज इनिबिटर। ये है टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर, ये टोपोआइसोमरेज 1 को इनिबिट करती है। ये टोपोआइसोमरेज इटोपोसाइड टोपोआइसोमरेज 2 को इनिबिट करती है, ठीक है। और ब्लियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि G2 फेज में काम करती हैं, और ये M फेज में भी काम करती हैं, आपको याद रखना है। और M फेज में कौन सी ड्रग्स काम करती है, टैक्सिन एंड विनका। इसके लिए आप याद रख सकते हो MTV, क्या याद रख सकते हो आप, MTV। M फेज में कौन सी काम करती है, टैक्सिन एंड विनका, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है, यहाँ आप पढ़ सकते हो इन्हें, अल्कलाइटिंग एजेंट, प्लेटिनम कंपाउंड, एंथ्रासाइक्लिन्स एंड मिटोमाइसिन। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है एंटी कैंसर ड्रग का, नाइट्रोजन मस्टर, मैक्लोडिथामाइन, ये आपको अपने आप याद रखना पड़ेगा, इथाइलिनिमाइन, प्लेटिनम, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, फोलेट, एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में टैक्सिन एंड विनका, पैक्लिटेक्सल, डोकीटेक्सल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरेल्बिन। और इसमें मैं आपको 3 नए ड्रग भी बताता हूँ जो माइक्रोट्यूब्यूल को डैमेज करते हैं, इरिब्यूलिन, ये नए ड्रग्स आए हैं। और इसमें से एक ड्रग नाइपर 2025 में भी पूछा था, एक्सेवेपिलोन, आगे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में, तो आप टेंशन ना लो, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। स्ट्रामास्टिन, ये 3 नए ड्रग हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल को डैमेज करते हैं। ये टैक्सिन और विनका में नहीं आते, इनकी अलग कैटेगरीज हैं। टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर, टोपोटिकान एंड नोटिकान, 2 इटोपोसाइड एंड टेनिकोसाइड। here are antibiotics and here are miscellaneous drugs। सो अब हम टारगेटेड ड्रग पे मूव करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी कुछ जगह ट्रिक दे सकता हूँ। जैसे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, इसको आप याद रख सकते हो। टायर, जब आप टायर होते हो तो आपको क्या आती है, नींद, NID, आप ऐसे याद रखते हो, NID मतलब नाइलोटिनिव, इमेटिनिव एंड डेसिटिनिव। जब आप टायर होते हो तो आपको नींद आती है। और EGF इनहिबिटर के लिए इंजीनियर गर्लफ्रेंड,
इलोटिनिब, जी से जैफिटिनिब, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्टाजुमैब, ठीक है। इंजीनियर गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है, इलोटिनेब, जैफिटिनेब एंड ट्रस्टीजुमैब, ठीक है। बस ये याद करने के पर्पज से है। और इसमें भी आपको अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो कि हर वन के इनिबिटर होते हैं, इलोटिनिब एंड जैफिटिनिब, सिटुक्सीमैब, एंड हर टू के होते हैं ट्रस्टीजुमैब एंड लेपिटिनेब, ठीक है। और एंजियोजेनेसिस इनिबिटर होते हैं, एंजियोजेनेसिस को आप याद रख सकते हो, एजेंट सुनता नहीं है, सुनिटिनेब, शोर मचाता है, सोरेफिनेब, बकवासबाजी करता है, बेवैकीजुमैब। मैंने तो ऐसे याद करा था और आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो। तो एजेंट सुनता नहीं है, शोर मचाता है, बकवासबाजी करता है, एंजियोजेनेसिस इनिबिटर। और ये VEGF नहीं होता, ये होता है VGEF, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये होगा आपका VGEF। VGEF क्या होता है? वेस्कुलर ग्रोथ एंडोथेलियल फैक्टर। तो कई बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये VGF को इनिबिट करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जैसे आपको क्वेश्चन आता है तो आपको वो ऐसे नहीं पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजियोजेनेसिस इनिबिटर, वो आपको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिबिट VGEF। VGF क्या है? वेस्कुलर ग्रोथ एंडोथेलियल फैक्टर। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये VGEF को इनिबिट करते हैं। एंजियोजेनेसिस को तभी इनिबिट कर पाते हैं क्योंकि वेस्कुलर ग्रोथ एंडोथेलियल फैक्टर एंजियोजेनेसिस करवाता है, एंजियोजेनेसिस करवाता है। तो जब आप उसे इनिबिट करोगे तो एंजियोजेनेसिस भी इनिबिट हो जाएगी। तो ठीक है, आपको याद रखना है। और इसे आप याद रखते हो प्रोटियोसोम इनिबिटर। जब आप प्रोमैक्स हो जाते हो तो आप बोर हो जाते हो, बोटियोजोमिब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और CD20 इनिबिटर आप याद रखते हो, ऋतु 20 साल की, 20 साल की ऋतु, रिटुक्सीमैब। और आपको अपने आप याद रखने पड़ेंगे बिना ट्रिक के। ब्रेफ इनिबिटर में आप देख सकते हो यहाँ रैफ लिखा आ रहा है आपको, रैफिनैब, वेम्यूरेफिनैब, ब्रेफ में भी रैफ और इधर भी रैफ, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और दो और मैं आपको इंपॉर्टेंट टारगेटेड ड्रग्स के बारे में बताऊंगा अभी, तो वो भी आप नोट डाउन कर लेना। अभी मैं आपको लिख देता हूँ वो, 2 मिनट, जस्ट लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज। तो दो और इम्पोर्टेंट ड्रग हैं, PD1 इनिबिटर, PD1 इनिबिटर्स, या हम इन्हें एक और नाम से जानते हैं, आजकल ये बहुत फेमस हो रहे हैं, इम्यून चेकपॉइंट इनिबिटर। ये ड्रग्स ये भी उसमें ही आते हैं टारगेटेड ड्रग्स में, इम्यून चेकपॉइंट इनिबिटर्स। इसमें आपको ट्रिक है पैनसी, पेमरोलिजुमैब, एटाजोलिजुमैब, निवोल्यू। अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, PEMBROLIZUMAB एंड ATAGOLI जुमैब, निवोल्यूमैब, पेमरोलिजुमैब, सेमीप्लीमैब, सेमीप्लीमैब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इम्यून चेकपॉइंट इनिबिटर है। इन थोड़े नए ड्रग्स हैं पर ये टारगेटेड्स में आते हैं। और एक और कैटेगरी पार्प इनिबिटर्स, पार्प इनिबिटर्स, ये भी टारगेटेड ड्रग्स में आते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं, इसे आप आराम से याद रख पाओगे क्योंकि इनके नाम में ही आता है ओलापेरिव। ये आप देख रहे हो ना, पार्प PAR आ रहा है तो आप उसे नाम से याद रखते हो, ओलापेरिव, ओला, जस्ट 2 मिनट, ओलापेरिव, रूकापेरिव। तो पार्प इनिबिटर में क्या आता है? PAR आता है। तो आप इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपके टारगेटेड ड्रग्स कंप्लीट हो गए। ये यहाँ पे हार्मोनल ड्रग्स हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एस्ट्रोजन। ग्लूकोकोर्टिकोइड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये ब्लड सेल्स को काउंट डिक्रीज करते हैं, इन्हें लिम्फोमा में हम यूज़ करते हैं। और एस्ट्रोजन, इसको हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोजन को प्रोस्टेट कैंसर्स में। सर्म, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। सर्म को और SERD दोनों को हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं। SERD क्या होता है? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, क्योंकि आपको पता होगा कि एस्ट्रोजन एक मेजर कोज है ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये उसको इनिबिट करते हैं एस्ट्रोजन्स को। एरोमेटेज इनिबिटर भी ब्रेस्ट कैंसर में यूज होते हैं। एंटी एंड्रोजन प्रोस्टेट कैंसर में विद 5-अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर एंड GnRH एनालॉग एज वेल। फिर आर सम यहाँ पे सब नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग दे रखे हैं, वो भी आप याद कर सकते हो। विनका, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि कौन से नेचुरल हैं इनमें से एंटी कैंसर ड्रग। विनका, पोडोफाइलोटॉक्सिन, टैक्सिन एंड सम एंटीबायोटिक्स एंड सम एंजाइम लाइक एल-एस्पार्जिनेज।
सो नाउ वी विल हम समझेंगे कि कैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग का मैकेनिज्म कैसा है ना, तो कैसे वो काम करते हैं। सो हम वो उन्हें पढ़ेंगे। सो अल्कलाइटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं कि अल्कलाइटिंग एजेंट कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोनियम आयन। मैं एक बार नई स्लाइड लेता हूँ आपके लिए, 2 मिनट जस्ट 1 मिनट। तो अल्कलाइटिंग एजेंट क्या काम करते हैं, ये एक कार्बोकैटायन बनाते हैं। कार्बोकैटायन या आप इसे कार्बोनियम आयन कह लो, ये कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये कार्बोकैटायन नाइट्रोजन एटम्स पे बाइंड होता है। सेवंथ पोजीशन होती है ग्वानिन की। ग्वानिन एक बेस पेयर है, जैसे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, आपने पढ़ा होगा डीएनए में एक बेस होता है एडेनिन ग्वानिन। तो ये उसके 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन पे बाइंड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है डीएनए का हमारा। तो उससे होता क्या है कि आपका नॉर्मली क्या होता है, ग्वानिन, नॉर्मली ग्वानिन आपका बाइंड करता है एडेनिन से। नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ ना, एडेनिन, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, नॉर्मली ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन से, है ना, साइटोसिन से, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। बट जब ग्वानिन का अल्काइलेशन हो जाता है, जब इस पे 7th पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप बाइंड हो जाता है, तो अल्काइल ग्वानिन साइटोसिन की जगह थाइमीन से बाइंड हो जाता है। तो इस वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो कि गलत स्ट्रक्चर हो गया। तो डीएनए स्टेबल नहीं रह पाता। तो ये क्या करवाता है, अब नॉर्मल बेस पेयरिंग। ये इसी फिनोमिना को हम कहते हैं अब नॉर्मल बेस पेयरिंग। मतलब कि ये साइटोसिन से ना होकर थाइमिन से बाइंड हो रहा है। और क्या करवाता है, ये डीएनए स्ट्रैंड का ब्रेकेज करवाता है। और क्रॉस लिंकिंग करवाता है आपस में डीएनए की स्ट्रैंड्स की या बेस पेयर्स की। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म हो गए इसके अल्कलाइटिंग एजेंट्स के। सो यहाँ पे कुछ अल्कलाइटिंग एजेंट दिए हुए हैं, मैक्लोरिथामाइन, साइक्लोफोस्फामाइड, ईफोस्फामाइड। आपको एक एडवर्स इफेक्ट इनके याद रखने हैं, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस, जस्ट 2 मिनट, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस, आपको ये एडवर्स इफेक्ट याद रखना है। ये साइक्लोफोस्फामाइड का एडवर्स इफेक्ट है और इसे हम ब्लैडर फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस को एक और नाम से जानते हैं, ब्लैडर फाइब्रोसिस से। और बोन मैरो सप्रेशन तो मोस्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स करते ही हैं, तो वो सब में कॉमन है, वो 3 ड्रग्स को छोड़ के जो मैंने आपको बताए थे शुरुआत में। ईफोस्फामाइड भी एक मैक्लोफोस्फामाइड का ही एनालॉग है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है साइक्लोफोस्फामाइड में, कि ये कन्वर्ट होता है पहले एल्डोफोस्फामाइड में, और एल्डोफोस्फामाइड कन्वर्ट होता है फोस्फेरामाइड, मस्टर्ड और एक्लोलिन में। एक्लोलिन क्या होता है हमारा, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। सॉरी, जस्ट लेट मी यूज न्यू पेज। जो हमारा साइक्लोफोस्फामाइड है, साइक्लोफोस्फामाइड, ये हमारा कन्वर्ट होता है सबसे पहले एल्डोफोस्फामाइड में, और फिर हमारा ये कन्वर्ट होता है फोस्फेरामाइड मस्टर्ड में, जो कि हमारा साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। साइटोटॉक्सिक मतलब एंटी कैंसर इफेक्ट, तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ये हमारा दिखाता है। और इसका एक 2 और मेटाबोलाइट होते हैं, एक होता है क्लोर एसिटल्डिहाइड, ये करता है हमारा न्यूरोटॉक्सिसिटी। और इसका एक और इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट होता है एक्रोलिन, जो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्रोलिन क्या होता है, एक्रोलिन वो एक मेटाबोलाइट होता है इसका, जो कि आपका कोज करता है हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। और ये हीमोरेजिक सिस्टाइटिस को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, इसके साथ मैसना देते हैं। इसके साथ क्या देते हैं हम, मैसना इसके साथ ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस नहीं होता। और मैसना के अलावा एक और कंपाउंड है एसिटाइलसिस्टीन, जो हम दे सकते हैं। मतलब प्रीफर हम मैसना को करते हैं, पर एसिटाइलसिस्टीन भी दिया जा सकता है हीमोरेजिक सिस्टाइटिस को रोकने के लिए। मैसना की फुल फॉर्म क्या है, आपको ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, 2-mercaptan ईथेन सल्फोनेट। ठीक है,
सो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मील फलान होता है फिनाइल एलानिन, एक जो हमारा अमीनो एसिड है उसका डेरिवेटिव होता है मील फलान। आप कैसे याद रख सकते हो, फलान, यहाँ आप देख सकते हो PHALAN, इधर से आप याद रख सकते हो फिनाइल एलानिन, तो आप इससे याद रख सकते हो। और बोन मैरो सप्रेशन ऑलमोस्ट सब में ही होता है। कोलम्ब्यूसिल एक ड्रग ऑफ चॉइस है लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के लिए, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के लिए, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करता है। एंड यहाँ पे बुसल्फान जो लिखा हुआ है मोस्ट ल्यूकोमोजेनिक, गलत लिखा हुआ है, वो एक दूसरा ड्रग होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसे काट लीजिएगा, ये गलत है, ये मोस्ट ल्यूकोमोजेनिक नहीं होता, वो दूसरा ड्रग है। तो यहाँ तो और एक और ड्रग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट जस्ट, जो मोस्ट ल्यूकोमोजेनिक होता है। एक हमारा ड्रग होता है, इसमें नहीं लिखा, प्रोकार्बाजिन। ये अल्कलाइटिंग एजेंट है पर इसमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी अल्कलाइटिंग एजेंट के अंदर आता है, पर ये आपने देखा कि सारे अल्कलाइटिंग एजेंट क्या जनरेट करते हैं, कार्बोकैटायन, पर ये जनरेट करता है फ्री रेडिकल। तो आपको ये याद रखना है कि एक ऐसा अल्कलाइटिंग एजेंट जो फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ कार्बोकैटायन। और इसका एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट है मोस्ट ल्यूकोमोजेनिक, मतलब ये ड्रग होता है मोस्ट ल्यूकोमोजेनिक, मतलब ये ड्रग खुद भी ल्यूकीमिया कोज करता है, कैंसर, ठीक है, ये ड्रग खुद भी कैंसर कोज करता है। तो ये कैंसर ड्रग्स में ये प्रॉब्लम है एंटी कैंसर ड्रग्स में कि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो इसकी ये खुद की टॉक्सिसिटी है कि ये ल्यूकीमिया कोज करता है ना। और इसका एक और इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है ये है माओ इनहिबिटर। इसमें माओ इनहिबिटर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये चीज़ रिएक्शन वगैरह कोज कर सकता है ना, तो आपको याद रखना है इसे चीज़ वगैरह के साथ नहीं देना। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, ये डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन दे सकता है, डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन, ठीक है। और डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन किस किस के साथ आ सकती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, सल्फोनाइल यूरिया, ये मैं आपको जस्ट उसके लिए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये भी आ सकता है कभी भी, सल्फोनाइल यूरिया के साथ आ सकती है, प्रोकार्बाजिन के साथ जो अभी बताया मैंने प्रोकार्बाजिन, कुछ सिफेलोस्पोरिन्स होती हैं स्पेसिफिक, वो भी डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन कोज करती हैं। ग्राइसोफुल्विन वो भी डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन कोज करता है। एंड मेट्रोनिडाजोल ये डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन कोज करते हैं। डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन होती है जिसमें आप एल्कोहल के साथ अगर आप डाइसल्फ्यूराम लोगे, एल्कोहल प्लस डाइसल्फीराम लोगे, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, हेडेक, ऐसे बहुत सिम्टम आने लग जाएंगे। तो अगर आपने मतलब इसमें क्या होगा, अगर आपने अल्कोहल के साथ सल्फोनाइल यूरिया लिया, प्रोकार्बाजिन लिया, तो भी आपको ऐसे सिम्टम महसूस होंगे, वोमिटिंग, हेडेक। और प्रोकार्बाजिन भी ये रिएक्शन कोज करता है, तो वो आपको याद रखना है। तब हम आते हैं प्लेटिनम कंपाउंड पे, सिस्प्लेटिन ये मोस्ट इमेटोजेनिक ड्रग है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोस्ट इमेटोजेनिक ड्रग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें हम क्या देते हैं, इसमें वोमिटिंग के लिए अर्ली वोमिटिंग अगर होगी तो हम ओंडेंसिट्रोन देंगे, और डिलेड वोमिटिंग होगी तो एप्रीपिटेंट देंगे। वैसे तो साइटोटॉक्सिक, मैं आपको 2 मिनट जस्ट, वैसे सिस्प्लेटिन 2 मिनट, सिस्प्लेटिन क्या होता है, मोस्ट इमेटोजेनिक, तो इसके लिए हम क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर अर्ली है तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अर्ली वोमिटिंग के लिए क्या होगी, ओंडेंसिट्रोन, और डिलेड के लिए होगी एप्रीपिटेंट, ठीक है। पर अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो एक कॉम्बिनेशन भी होता है जो हम देते हैं, ये मेरा पर्पज़ था आपको यहाँ बताने का, कि कॉम्बिनेशन होता है साइटोटॉक्सिक इंड्यूस वोमिटिंग में, जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस वोमिटिंग में कॉम्बिनेशन हम देते हैं ड्रग्स का इंड्यूस वोमिटिंग में, वो आप याद रखना ज़रूर। सो उसमें होता है ओंडेंसिट्रोन प्लस डेक्सामेथासोन
डेक्सामेथासोन एंड एप्रिपिटेंट। तो अगर आपको ऑप्शन में ये तीनों कॉम्बिनेशन आए तो आप ये लगा देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। वरना अगर आपको लिखा हो कि अर्ली वोमिटिंग क्या है, टोन डेंसेटोन और डिलेड आए तो एप्रिपिटेंट, तो वो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना। तो सिस्प्लेटिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है और इंट्रा एंड इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग करवाता है। मतलब जैसे स्ट्रैंड है उनमें आपस में अब नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग करवाएगा, है ना। तो डीएनए के बीच में डीएनए का स्ट्रक्चर डिसरप्शन हो जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसके ये यूजेज है। और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेफ्रो न्यूरो, ये तीनों टॉक्सिसिटी कोज करता है, नेफ्रो न्यूरो एंड ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये तीन टॉक्सिसिटी कोज करता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए हम एमिफोस्टिन यूज करते हैं डिक्रीज करने के लिए, है ना। इसकी जैसे हमने मैसना यूज करा था कहाँ पे, साइक्लोफोस्फामाइड की टॉक्सिसिटी में हीमोरेजिक हिस्टाइटिस के लिए। तो यहाँ की नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए हम एमिफोस्टिन यूज करते हैं। और दो और कंपाउंड है जो भी हम यूज कर सकते हैं। एक है एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन एंड मैनिटोल। वैसे हम ज़्यादातर इसको ही प्रीफर करते हैं एमिफोस्टिन को, पर ये दो भी हम यूज कर सकते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन एंड मैनिटोल। तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। पर आपको एमिफोस्टिन जरूर याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। और अब हम आए हैं एंटी मेटाबोलाइट पे। तो इसमें मीथोट्रेक्सेट कैसे काम करता है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। तो ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो इससे फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती। और फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है प्यूरिन थाइमिडीन सिंथेसिस के लिए, है ना। तो जब इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती तो डीएनए आरएनए की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है ना। तो इसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। टॉक्सिसिटी कैसे, अगर मान लो मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके लिए हम देते हैं ल्यूकोवैलिन या फोलिनिक एसिड, ठीक है, ये हम देते हैं। और एक न्यूअर एंटीडोट आया ग्लूकोपेरिडेज, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी, एक रिकॉम्बिनेंट एंजाइम जो टॉक्सिसिटी में हम दे सकते हैं मीथोट्रेक्सेट की। और ये इसके यूजेज हैं मीथोट्रेक्सेट के, इनहिबिट कैंसर। एंटी मेटाबोलाइट, तो यहाँ पे प्यूरिन एंटागोनिस्ट, 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, ये किस तरह से काम करते हैं। ये सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं टीजीएमपी में, थायोग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बाय एचजीपीआरटी एंजाइम, ठीक है। और फिर ये क्या इनहिबिट करता है, टीजीएमपी प्यूरिन की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है ना। क्योंकि जीएमपी से जीडीपी एंड जीटीपी नहीं बनने देता, तो ये इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती। और फ्लोरोयूरासिल, ये प्रिमरीन एंटागोनिस्ट है। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पॉइंट कि इसमें फोलिनिक एसिड देते हैं एक्शन के लिए। आपको याद है मीथोट्रेक्सेट में फोलिनिक एसिड क्यों देते हैं, टॉक्सिसिटी के लिए, पर इसमें फोलिनिक एसिड इसके एक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर ये ठीक से काम, मतलब फोलिनिक एसिड के साथ ये अच्छा काम कर पाता है ना। तो फ्लोरोयूरासिल के साथ हम फोलिनिक एसिड देते हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पहले सबसे पहले कन्वर्ट होता है FDUMP में, फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या बोला मैंने, फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि इनहिबिट करता है थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। एक एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, जिससे थाइमिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ये इनहिबिट करता है किसको, थाइमिडाइलेट सिंथेज को, जिससे थाइमिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। और इससे क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। और तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत हुआ। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।